नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेपनोवा चैनल पर। तो आज हम भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को समझेंगे। लेकिन जो आज की चर्चा है केवल इस स्तर की नहीं होगी कि ये पर्सनैलिटीज़ कौन थे। यूपीएससी के लिए केवल नाम और पद याद कर लेना पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि संविधान निर्माण की जो पूरी इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस है और उसमें जो अलग अलग व्यक्तियों की भूमिका है, एक व्यक्ति की भूमिका दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से अलग है। तो यह जो अप्रोच है वो हमें प्रीलिम्स के फैक्चुअल क्वेश्चंस के साथ साथ मेंस के एनालिटिकल क्वेश्चन करने में भी क्या है मदद करती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संविधान सभा की शुरुआत कैसे हुई। इसके बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है। तो भारतीय संविधान एक दिन में बैठकर नहीं बनाया गया था। ये क्या है, एक लंबी राजनीतिक और संवैधानिक प्रक्रिया का परिणाम था। संविधान सभा की जो स्थापना का फ्रेमवर्क है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में हुआ था। इसी के आधार पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ और इसकी पहली जो बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। यहीं से भारत के संविधान निर्माण की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हुई। अभी यहाँ पे ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब यह वह समय था जब भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था। ब्रिटिश जो रूल था वो मौजूद था। देश में पार्टीशन का प्रश्न गंभीर रूप से सामने था और मुस्लिम लीग ने प्रारंभिक बैठकों का क्या कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था। इसलिए संविधान सभा का जो शुरुआती वातावरण है वो राजनीतिक रूप से बहुत जटिल हो गया था। बाद में पार्टीशन के कारण संविधान सभा की जो सदस्य संख्या है वो भी पूरी तरीके से बदल गई थी। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को केवल लीगल एक्सरसाइज के रूप में देखना बिल्कुल ठीक रहता है। इसी के साथ साथ पॉलिटिकल नेगोशिएशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन और नेशनल बिल्डिंग, ये पूरी प्रक्रिया इसी के साथ साथ होती है। अब समझते हैं इन व्यक्तित्वों को। सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये क्या है, 9 दिसंबर 1946, ये डेट आपको याद रखनी है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या है, पहली बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। तो उनकी क्या भूमिका थी यहाँ पे, एज ए टेम्परेरी चेयरमैन या फिर टेम्परेरी प्रेसिडेंट भी बोल देते हैं इनको। तो यहाँ पर जो टेम्परेरी शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे संविधान सभा के स्थायी प्रमुख थे। उनकी भूमिका प्रारंभिक प्रोसीजरल स्टेज तक थी, जब तक सभा अपना स्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लेती है। तो इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग प्रोसेस के इनिशियल इंस्टीट्यूशनल फेज के रूप में समझा जा सकता है। पहली बैठक में सबसे पहले असेंबली को अपना प्रोसीजरल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करना था। यानी कि क्या होगा, सभा बैठ के कैसे चलेंगी, कार्यवाहियाँ कैसे होंगी, अध्यक्ष कौन होगा, रूल कैसे काम करेंगे, इन सब के लिए एक प्रारंभिक अध्यक्ष की आवश्यकता थी। तो ये भूमिका किसने निभाई थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। उसके बाद टेम्परेरी से जो परमानेंट है वो राजेंद्र प्रसाद क्या है, संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए। यह डिस्टिंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है कि सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद क्या है, परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन यूपीएससी के लिए केवल इतना याद करना पर्याप्त नहीं है। राजेंद्र प्रसाद की जो वास्तविक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस को समझना वो बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अत्यंत विविध राजनीतिक विचार क्या थे, मौजूद थे। विभिन्न आइडियोलॉजिकल पोजीशंस थी, कई विषय पे तीखी बहस भी हुई। ऐसे वातावरण में असेंबली की प्रेसिडेंट की भूमिका केवल चेयर पर बैठकर प्रोसीडिंग्स चलाने की नहीं थी। डिबेट को इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में रखना, मेंबर को प्रोसीजरल स्पेस देना और पूरी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को पार्लियामेंट्री डेलिब्रेशन के रूप में आगे बढ़ाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था। यही कारण है कि राजेंद्र प्रसाद की भूमिका को कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप से जोड़कर देखना चाहिए। अब बाद में वही व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसलिए जो है राजेंद्र प्रसाद की भूमिका दो अलग कॉन्स्टिट्यूशनल फेजेस को जोड़ती हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट से लेकर रिपब्लिक ऑफ इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट तक। अब 11 दिसंबर 1946 की असेंबली प्रोसीडिंग्स में उनके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनाव का उल्लेख मिलता है।
इसके बाद आते हैं जवाहरलाल नेहरू, और इनसे जुड़ा है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण इंटेलेक्चुअल फेज शुरू होता है। क्या शुरू होता है कि 13 दिसंबर 1946, ये डेट आपको याद रखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया, यानी उद्देश्य प्रस्ताव को लेके आए थे। संविधान बनाते समय सबसे पहले केवल आर्टिकल्स लिखना शुरू नहीं किया जाता था, सबसे पहले यह तय करना पड़ता था कि हम किस प्रकार का पॉलिटिकल ऑर्डर बनाना चाहते हैं, भारत की सोवरेनिटी कहाँ होगी, पावर का अल्टीमेट सोर्स क्या होगा, सिटीजन और स्टेट का रिलेशनशिप कैसा होगा, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट कैसे सुरक्षित होंगे, भारत की टेरिटोरियल यूनिटी कैसे सुनिश्चित होगी, और स्वतंत्र भारत की पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होगी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने इसी ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी को सामने रखा, इसलिए इसे संविधान की फिलॉसफिकल फाउंडेशन के रूप में भी समझना बहुत जरूरी है। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस क्या है, इसको समझते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को केवल एक रेजोल्यूशन समझना क्या है, एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसमें स्वतंत्र भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के मूल प्रिंसिपल का फ्रेमवर्क दिखाई देता है। भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित करने की दिशा, जनता की सोवरेनिटी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए सेफगार्ड्स और भारत की टेरिटोरियल तथा पॉलिटिकल यूनिटी जैसे विचार दिखाई देते हैं। बाद में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मूल कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स का प्रभाव प्रीएम्बल में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसलिए हम जब प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो उसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे शब्द भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग के शुरुआती आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, एडॉप्ट हुआ। सरकारी कॉन्स्टिट्यूशनल मटेरियल भी इसे संविधान के अंडरलाइंग प्रिंसिपल निर्धारित करने वाला रेजोल्यूशन क्या है बताते हैं। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को एक बड़े फ्रेमवर्क में समझना बहुत जरूरी है। अब तक हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट स्टेज थी। पहली सच्चिदानंद सिन्हा, असेंबली की प्रारंभिक इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग, दूसरे राजेंद्र प्रसाद, तीसरे जवाहरलाल नेहरू। अब इसको लीगल प्रोविजन में बदलना अलग चीज हुई। तो यहां से हम डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में जानते हैं। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो नाम जुड़ा है वो ड्राफ्टिंग कमेटी से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, ड्राफ्टिंग कमेटी से। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में से एक हैं, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को प्रिसाइजली समझना जरूरी है। एक तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया। कब किया, 29 अगस्त 1947। इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलग अलग कमेटीज काम कर रही थी, जैसे यूनियन पावर्स की, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन की, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की, फंडामेंटल राइट्स की, माइनॉरिटीज़ की, ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरियाज जैसे भिन्न भिन्न विषयों पर कमेटीज़ ने विचार किया। इन कमेटीज़ की रिकमेंडेशंस और असेंबली की डेलिब्रेशन से कॉन्स्टिट्यूशनल मटेरियल तैयार हो रहा था, लेकिन इन सबको एक कोहेरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में बदलना आवश्यक था। तो यहीं से ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका सामने आती है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी का जो वास्तविक काम है वो क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी का काम केवल संविधान लिखना नहीं था। इसकी भूमिका को ब्रॉडली 3 स्तरों पर समझ सकते हैं। पहला है कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन क्या है, अलग अलग कमेटीज की रिपोर्ट, डिसीजन और रिकमेंडेशन को एक कोहेरेंट फ्रेमवर्क में लाना। दूसरा है लीगल स्ट्रक्चरिंग, इन प्रिंसिपल्स को कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज और इन्फोर्सेबल लीगल प्रोविजंस में बदलना। और तीसरा है रिवीजन, असेंबली की डिबेट्स और अमेंडमेंट के आधार पर ड्राफ्ट में लगातार परिवर्तन करना। इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग की लीगल टेक्निकल प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में समझना अधिक उचित है। और इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो जो अम्बेडकर की भूमिका को सिंगल ऑथर के रूप में क्यों नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये UPSC के लिए बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। कभी कभी पॉपुलर डिस्कशंस में भी कहा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो यह स्टेटमेंट उनके इनॉर्मस कंट्रीब्यूशन को क्या करता है, हाईलाइट करता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की इंस्टीट्यूशनल रियलिटी इससे कहीं ज़्यादा व्यापक थी। भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति द्वारा इंडिपेंडेंटली लिखा गया डॉक्यूमेंट नहीं था।
यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कलेक्टिव प्रोडक्ट था। असेंबली के मेंबर्स ने डिबेट्स की, अलग अलग कमेटीज ने रिपोर्ट तैयार की, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ने इनिशियल ड्राफ्ट तैयार किया, ड्राफ्टिंग कमेटी ने उस मटेरियल को स्क्रूटनाइज किया और रिवाइज किया, फिर पूरे असेंबली ने प्रोविजंस पर डिबेट की, अमेंडमेंट्स आए, फिर प्रोविजंस को स्वीकार किया गया। इसलिए अम्बेडकर जी की भूमिका को सबसे एक्यूरेटली इस तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है कि ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी एंड प्लेड अ सेंट्रल लीडरशिप रोल इन कन्वर्टिंग द असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस एंड अर्लियर ड्राफ्ट इनटू ए कोहेरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट। यानी कि उनकी जो भूमिका है वो अत्यंत क्या है, केंद्रीय थी, लेकिन संविधान का निर्माण एक कलेक्टिव डेलिबरेटिव प्रोसेस था। उसके बाद BN राव, इनका जो नाम जुड़ा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के तौर पे जुड़ा है। तो सर BN राव, इनकी जो डेजिग्नेशन थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एडवाइज़र शब्द को जो है कैसे समझना है कि संविधान बनाना केवल पॉलिटिकली एक्टिवली नहीं था, बल्कि क्या है, ये एक अत्यंत कॉम्प्लेक्स लीगल एक्सरसाइज थी। इसमें कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की अंडरस्टैंडिंग, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, लेजिस्लेटिव लैंग्वेज, जुडिशियल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स, फेडरलिज्म, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर रिलेशनशिप जैसे विषय शामिल थे। इसलिए असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता थी। तो यह रोल किसने निभाया? BN राव ने। तो BN राव की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? इनिशियल ड्राफ्ट। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन है कि BN राव ने संविधान सभा की विभिन्न कमेटीज़ की रिकमेंडेशन और असेंबली के सेटल डिसीजन को कंसोलिडेट करके एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। सितंबर 1947 में उन्होंने इस वर्क पर काम शुरू किया और अक्टूबर 1947 तक ड्राफ्ट तैयार हो गया। यह ड्राफ्ट बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्किंग डॉक्यूमेंट बना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्काइवल मटेरियल के अनुसार राव का ड्राफ्ट विभिन्न कमेटी रिपोर्ट को कंसोलिडेट करने वाला प्रारंभिक यूनिफाइड डॉक्यूमेंट था। अक्टूबर 1947 का ड्राफ्ट 240 आर्टिकल, 25 पार्ट और 13 शेड्यूल में स्ट्रक्चर्ड था। तो इसलिए BN राव को क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र प्लस इनिशियल ड्राफ्ट, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना आप। तो BN राव और अम्बेडकर को कभी कंफ्यूज मत करिए। यहाँ सबसे कॉमन कॉन्सेप्चुअल कन्फ्यूजन क्या होता है कि BN राव क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, और उन्होंने इनिशियल ड्राफ्ट तैयार किया, और जबकि BR अम्बेडकर क्या है, चेयरमैन। इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी और उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के नेतृत्व में उस कॉन्स्टिट्यूशनल मटेरियल की स्क्रूटनी, रिवीजन और फर्दर ड्राफ्टिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाया। अब आते हैं SN मुखर्जी। ठीक है, ये क्या है, चीफ ड्राफ्टमैन। तो यहाँ ड्राफ्टिंग का टेक्निकल डायमेंशन समझना क्या है, बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी तय करना और उस पॉलिसी को प्रेसाइज लीगल लैंग्वेज में लिखना दो अलग एक्टिविटीज़ हैं। मान लीजिए असेंबली ने किसी प्रिंसिपल पर एग्रीमेंट कर लिया, अब उसे संविधान की एक ऐसी प्रोविज़न में बदलना है जिसमें लैंग्वेज प्रेसाइज हो, एम्बिग्यूटी कम हो, लीगल मीनिंग क्लियर हो और प्रोविज़न दूसरे आर्टिकल के साथ लॉजिकली कंपेटिबल हो। यही लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का टेक्निकल काम है। तो SN मुखर्जी ने इस प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया आर्काइवल रिकॉर्ड के अनुसार BN राव की ड्राफ्ट को तैयार करने के समय भी SN मुखर्जी ने ड्राफ्टिंग असिस्टेंस दी थी। अब पूरी इंस्टीट्यूशनल चैन को समझते हैं। सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेलिब्रेशन, फिर वेरियस कमेटीज़ बनती हैं, वो अपनी रिकमेंडेशन और रिपोर्ट देती हैं, फिर BN राव जी उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस और इनिशियल कंसोलिडेटेड ड्राफ्ट देते हैं, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार होती है जिसके चेयरमैन BR अम्बेडकर थे। उसके बाद वो टेक्निकल ड्राफ्टिंग असिस्टेंट देते हैं। फिर SN मुखर्जी चीफ ड्राफ्टमैन थे, जो ड्राफ्ट असेंबली के सामने लाया गया, फिर डिबेट हुआ, अमेंडमेंट्स हुए और फर्दर रिवीजन हुआ, उसके बाद फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। तो यह पूरा इंस्टीट्यूशनल चैन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को समझने की क्या है, एक कुंजी है। अब राजेंद्र प्रसाद की भूमिका इस चैन में कहाँ आती है? तो राजेंद्र प्रसाद को असेंबली के क्या थे, वो प्रेसिडेंट थे। उनकी भूमिका पूरे डेलिब्रेटिव प्रोसेस की इंस्टीट्यूशनल चेयरमैनशिप से जुड़ी थी। अब इसलिए ब्रॉडली 3 अलग डायमेंशन से समझिए कि राजेंद्र प्रसाद जी इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप ऑफ असेंबली थे, नेहरू जी पॉलिटिकल और फिलोसफिकल डायरेक्शन में थे, और अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी लीडरशिप और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सिंथेसिस में थे। इनके साथ BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस और इनिशियल ड्राफ्ट में, SN मुखर्जी टेक्निकल लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में। अब इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग में 3 लेयर्स थी, एक तो पॉलिटिकल, दूसरी इंस्टीट्यूशनल और तीसरी लीगल।
और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन केवल ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रोडक्ट नहीं था। यूपीएससी मेंस के लिए ये एक लाइन में बहुत यूजफुल है कि ड्राफ्टिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा सोर्स समझना गलत है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के पास आने से पहले ही विभिन्न कमेटीज और असेंबली डिबेट्स के माध्यम से बहुत सा कॉन्स्टिट्यूशनल सब्सटेंस तैयार हो चुका था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेज था, ठीक है। तो इसका डिस्टिंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो है टाइमलाइन को बहुत अच्छे से तरीके से इसको याद कर लीजिए कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई जिसके सच्चिदानंद सिन्हा क्या है टेम्परेरी प्रेसिडेंट। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत करते हैं। 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड किया जाता है। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड होती है जिसके चेयरमैन बी आर अम्बेडकर बनते हैं। बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र होते हैं। अक्टूबर 1947 को इनिशियल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है। एस एन मुखर्जी चीफ ड्राफ्टमैन के रूप में टेक्निकल ड्राफ्टिंग रोल, ड्राफ्टिंग कमेटी स्क्रूटनी और रिवीजन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट और अमेंडमेंट्स करते हैं। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड होता है और 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो ये हमें जो है पता होना चाहिए एक टाइमलाइन के जरिए, ठीक है ना। और यही क्वेश्चंस जो है बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद मेजर कमेटीज कौन कौन सी थी तो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि संविधान सभा में केवल एक ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं थी। संविधान सभा ने अपने विशाल कार्य को अलग अलग विषयों में बांटने के लिए अनेक समितियां गठित की थी। इन समितियों का महत्व इसलिए है क्योंकि संविधान का फाइनल ड्राफ्ट अचानक से तैयार नहीं हुआ था। पहले अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस पर कमेटी ने विचार किया, फिर रिपोर्ट्स तैयार हुई। इन रिपोर्ट्स पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चर्चा हुई, फिर प्रिंसिपल्स तय हुए और अंततः इन्हीं प्रिंसिपल्स को लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में ड्राफ्टिंग कमेटी के माध्यम से व्यवस्थित किया गया। इसलिए अगर आपको संविधान निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया समझनी है तो मेजर कमेटीज को समझना बहुत जरूरी है। तो पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल विजन कि भारत का राष्ट्र कैसे होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी क्या थी। और सब्जेक्ट वाइज डेलिब्रेशन यानी अलग अलग विषयों पर कमेटीज बनी। तो जैसे यूनियन की पावर क्या होगी, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कैसा होगा, फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, माइनॉरिटीज़ को क्या सेफ गार्ड्स मिलेंगे, प्रोविंसेस का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, और तीसरा ड्राफ्टिंग, इन सभी रिपोर्ट्स और डिसीजन को एक कोहेरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में बदलना। चौथा फाइनल डेलिब्रेशन, ड्राफ्ट को असेंबली के सामने रखा, उस पर डिबेट करना, अमेंडमेंट्स करना और अंततः कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना। इसलिए कमेटीज़ को आप संविधान निर्माण की वर्किंग लेबोरेटरीज की तरीके से समझ सकते हैं। अब मेजर कमेटीज़ कौन कौन सी थी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी और फ्लैग कमेटी। तो अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है, इसका गठन क्या है, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा इंटेलेक्चुअल कंटेंट इसी कमेटी ने बनाया। उससे पहले कई कमेटीज अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस पर काम कर चुकी थी। उनकी रिपोर्ट्स, असेंबली की डिस्कशंस और बी एन राव द्वारा तैयार प्रारंभिक ड्राफ्ट आदि पहले से मौजूद थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम इतना था कि इन सभी मटेरियल्स को लेकर एक कोहेरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट तैयार करना, उसकी लीगल लैंग्वेज को व्यवस्थित करना और असेंबली के डिसीजंस के अनुसार उसमें रिवीजन करना। ड्राफ्टिंग कमेटी का महत्व ऐसे भी है कि फंडामेंटल राइट्स पर एक कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, सेंटर स्टेट रिलेशन पर दूसरी कमेटी ने दी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन पर तीसरी ने दी। अब इन सबको एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेट करना है। यही वह स्टेज है जहां ड्राफ्टिंग कमेटी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए इसे आप कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की लीगल सिंथेसिस स्टेज कह सकते हैं। दूसरी है यूनियन पावर्स कमेटी। तो इसके चेयरमैन कौन है, जवाहरलाल नेहरू। ये कब फॉर्म हुई, 29 अगस्त 1947 के। तो सेंटर के पास कौन कौन सी पावर्स होंगी, यह केवल एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन नहीं था, यह भारत के पूरे फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ प्रश्न था।
तो कैबिनेट मिशन प्लान का जो कंटेक्स्ट था 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान में यूनियन के पास मुख्य रूप से डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन जैसे विषयों की कल्पना की गई थी। लेकिन 1947 में पॉलिटिकल परिस्थितियां तेजी से बदल रही थी, पार्टीशन का प्रश्न सामने आ चुका था। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत का सेंटर इतना कमज़ोर होना चाहिए या एक मजबूत यूनियन होना चाहिए। तो यूनियन पावर्स कमेटी ने इसी व्यापक प्रश्न पर काम किया। उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी क्या है? इसके जो चेयरमैन है वो भी जवाहरलाल नेहरू हैं। तो यहाँ स्टूडेंट अक्सर यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को कंफ्यूज करते हैं, दोनों अलग हैं। यूनियन पावर कमेटी पूछती है यूनियन के पास कौन कौन सी पावर होगी, जबकि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी क्या कहती है, यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा। दोनों के क्वेश्चंस रिलेटेड हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। अब यूनियन पावर्स और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब इन दोनों को डिस्टिंक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसे एक सिंपल फ्रेमवर्क से समझिए कि यूनियन पावर्स कमेटी क्या है, व्हाट पावर्स, यानी कि सेंटर के पास कौन से सब्जेक्ट होंगे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी क्या है, हाउ विल द यूनियन बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो अगला है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी कि इसके चेयरमैन कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये कब फॉर्म हुई है, 29 अगस्त 1947 को। तो जो हम ब्रॉडली स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के रूप में समझते हैं, उसकी फाउंडेशन थिंकिंग में इस कमेटी की भूमिका बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद आती है हमारी एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। इसके चेयरमैन भी कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये भी कब फॉर्म हुई है, 29 अगस्त 1947 को। इसका काम जो है कमेटी का बहुत व्यापक था। ये फंडामेंटल राइट तक सीमित नहीं थी। इसके 3 प्रमुख एरिया थे, कौन कौन से, फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज, ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरियाज। इसके बाद जो है अगली थी रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। तो इसके जो चेयरमैन है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये कब फॉर्म हुई, 11 दिसंबर 1946 को। तो ये असेंबली कैसे काम करेगी, उसके रूल्स क्या होंगे, मेंबर्स की एडमिशन और रेजिग्नेशन कैसे होगी, बिजनेस कैसे कंडक्ट होगा, कमिटीज़ कैसे फंक्शन करेंगी, कोरम क्या होगा, असेंबली के ऑफिसर्स की पावर क्या होगी। तो ये प्रोसीजरल फ्रेमवर्क तैयार करती है। उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी, इसके भी चेयरमैन कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब फॉर्म हुई है, 11 दिसंबर 1946 को। स्टीयरिंग कमेटी का काम था असेंबली के डे टू डे बिजनेस को कोऑर्डिनेट करना। उसके बाद जो है नेशनल फ्लैग कमेटी, इसके चेयरमैन है जे बी कृपलानी। ये कब फॉर्म हुई है, 1947 को। अब इसका काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नेशनल फ्लैग से संबंधित एडॉक कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कमेटी 23 जून 1947 को गठित हुई और नेशनल फ्लैग से संबंधित रिकमेंडेशन के लिए काम किया। इसका जो नेशनल फ्लैग का कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस है वो क्या है, 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग के डिज़ाइन को अडॉप्ट किया, लेकिन इसे केवल सिंबॉलिक इशू मत समझिए। 1947 में इंडिया का नया सॉवरन स्टेट बनने जा रहा था। एक नए नेशन स्टेट के लिए टेरिटरी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, नेशनल सिंबल्स, नेशनल बिल्डिंग के हिस्से थे। नेशनल फ्लैग केवल क्लॉथ का डिज़ाइन नहीं था, यह इमर्जिंग इंडियन सोवरेनिटी और नेशनल आइडेंटिटी का क्या था, एक सिंबल था। अब इनको याद करने का देखिए तरीका, मेमोरी ट्रिक क्या है, ये मैंने बनाई है आपके लिए, DUUPARSF, यानी कि डी से ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष कौन है, अंबेडकर जी। यूनियन पावर्स नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन नेहरू, प्रोविंशियल पटेल, एडवाइजरी पटेल, रूल्स राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग के राजेंद्र प्रसाद और फ्लैग के JB कृपलानी, ठीक है। तो इसको जो है आप अच्छे से देख लीजिए, ये सारी बहुत इम्पोर्टेंट कमेटीज़ हैं और इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है और एक अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन करके इसको पूरे फ्रेमवर्क में ढाला है ताकि आपको आसानी से इसको समझ में आ जाए। अब समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग मतलब भारतीय संविधान का निर्माण कैसे होता है। तो भारतीय संविधान के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को महत्वपूर्ण नंबर्स और डेट्स के माध्यम से हम एक बार देख लेते हैं। तो टोटल कितने सेशंस हुए थे इसमें, पूरे टोटल हुए थे 11 सेशंस। 165 क्या हुई बैठकें, 114 दिनों तक क्या हुई ड्राफ्ट पर चर्चा, 284 लोगों ने क्या किया इसमें साइन। अब ये नंबर्स हमें संविधान निर्माण की नेचर के बारे में क्या बताते हैं कि संविधान जल्दबाजी में बनाया गया, क्या केवल कुछ लोगों ने इसे बनाया,
क्या असेंबली सिर्फ बैठती रही या वास्तव में डिटेल डेलिब्रेशन हुआ? 26 नवंबर 1949, ये डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने और 26 जनवरी 1950 को लागू करने के बीच लगभग 2 महीने का गैप क्यों रखा गया? अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की शुरुआत कब हुई? 9 दिसंबर 1946। कौन सा स्थान था? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, न्यू दिल्ली, जिसे हम पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल के एसोसिएट करते हैं। इस दिन से भारत की संविधान निर्माण की फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि भारत में संविधान की मांग 1946 में अचानक पैदा नहीं हुई थी, जबकि संविधान की मांग स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लंबे समय से विकसित हो रही थी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग 9 दिसंबर 1946 से क्या हुआ? शुरू हुआ। फर्स्ट मीटिंग से फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन तक अब टाइमलाइन को 2 एंड पॉइंट से समझते हैं। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट थी 9 दिसंबर 1946 और एडॉप्शन कब था? 26 जनवरी 1950। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मली एडॉप्टेड हुआ था इस दिन 26 जनवरी 1950 को, इनेक्टेड एंड गिवन टू अवर सेल्फ। कमेंसमेंट कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकांश भाग लागू हो गया, इंडिया जो है वो रिपब्लिक बन गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन है, अगर हम 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 गिनते हैं तो टोटल डेज कितने होते हैं? 2 साल 11 महीने और 17 दिन। और 9 दिसंबर 1946 से 26 जनवरी 1950 तक होते हैं 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इसलिए अलग अलग बुक्स में 17 या 18 देखकर कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग एंड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। ऑफिशियली पार्लियामेंट्री मटेरियल अडॉप्शन जो है वो 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय इसमें क्या है? बताता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लगातार 3 साल तक लगातार बैठती रही, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरे 3 साल लगातार डेली सिटिंग नहीं की, अपने काम अलग अलग फेजेस और सेशंस में किए। कुल मिलाकर टोटल कितने सेशंस थे? 11। टोटल बैठ के कितनी थी? 165। इसके बाद अगर 3 साल से ज़्यादा का कैलेंडर पीरियड था लेकिन सिर्फ 165 सिटिंग डेज हुए, तो बाकी समय क्या हुआ? यही कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। अब असेंबली के बाहर भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ये बात बहुत अच्छे से समझिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फॉर्मली सिटिंग नहीं कर रही थी तब भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग रुका हुआ नहीं था। कमिटीज़ काम कर रही थी, सब कमिटीज़ रिपोर्ट तैयार कर रही थी, ड्राफ्टिंग वर्क चल रहा था, लीगल लैंग्वेज रिफाइन की जा रही थी, डिफरेंट प्रोविजंस पर कंसल्टेशन हो रही थी और प्रीवियस डिसीजन को कंसोलिडेट किया जा रहा था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को केवल असेंबली हॉल में होने वाली स्पीचेस में नहीं समझना चाहिए। अब 11 सेशंस का मतलब क्या है? कि असेंबली के काम का एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज पीरियड था। इन सेशंस में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज सामने आए। एक सेशंस में प्रिंसिपल पर चर्चा हुई, दूसरे में कमेटी रिपोर्ट्स पर, फिर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कशन हुआ। तो इस तरीके से जो है डिटेल बाय डिटेल कंसिडरेशन 11 सेशंस में होता है। इसी तरीके से 165 सिटिंग में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पर डिस्कशन होता था। 15 अगस्त 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक एडिशनल रोल भी निभाया। क्या निभाया? एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, दूसरा लेजिस्लेटिव फंक्शन देश के लिए लेजिस्लेशन तैयार करना। तो इस डिस्टिंक्शन को यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंस क्या है दी जाती है। 114 दिन क्या है? ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा हुई, ठीक है, और कुल 165 सिटिंग डेज में से। अब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन था। ड्राफ्ट एक प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट था, इसे असेंबली के सामने रखा गया। इसके बाद डिबेट्स हुई, मेंबर्स ने अमेंडमेंट पर अपने प्रपोज किए, कुछ प्रोविजंस बदले गए, कुछ लैंग्वेज मॉडिफिकेशन हुई, कुछ प्रोविजंस रिजेक्ट हुए, कुछ जोड़े गए। ड्राफ्ट एक वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था। अब ड्राफ्टिंग कमेटी और ड्राफ्ट का संबंध क्या है? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? बी आर अम्बेडकर, ठीक है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को एक चैन की तरह समझिए जैसे। तो कमेटी की रिपोर्ट्स आई, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, फिर ड्राफ्ट कमेटी थी, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद असेंबली डिबेट हुई, अमेंडमेंट्स आए और फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिलता है। इसके बाद यहाँ पे क्या है? 284 मेंबरों के इस पे क्या है? साइन। तो 284 मेंबर क्या है? 26 जनवरी के नहीं बल्कि 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 284 मेंबर ने कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या करा? सिग्नेचर करा। अब 284 क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल मेंबरशिप थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन करने वाले मेंबर्स की संख्या थी,
यह डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 284 और 299 को कैसे समझना है। कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन समय के साथ बदली। इनिशियली असेंबली की प्लान्ड स्ट्रेंथ कितनी थी, 389। पार्टीशन के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ कितनी थी, 299, लेकिन फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन पर सिग्नेचर हुए 284 के। इसलिए 3 नंबर्स को मिक्स मत कीजिए, 389, 299, 284। अब कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1949 को अडॉप्ट हुआ और 26 जनवरी 1950 को क्या है, केम इनटू फोर्स। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हमने इसको बहुत ही ज़्यादा विस्तार से जाना और चीज़ों को अच्छे से समझा, और इसको मैंने जो है माइंड मैप के थ्रू आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आगे भी इस तरीके से इन लेक्चर्स को मैं जारी रखूँगा। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।